दोस्तों 28 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको क्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराते जा रहा हूँ। पहले दोस्तों आपको 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले महाप्रश्न बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। क्रम से वीडियो दोस्तों देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। 4 अंकी वाले महाप्रश्न हम देखने वाले हैं, तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपने को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। यहाँ दोस्तों हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य की एक तो आपकी डायरेक्ट विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। ओके, कई बार समझा भी दिया है। ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या है, आपको समांतर माध्य निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। आपको 2-4 आंकड़े दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसका समांतर माध्य निकालो, तो आपको डायरेक्ट विधि से निकालना है। लेकिन जब इस प्रकार से तालिका के रूप में हमें दिया जाए आंकड़े और कहा जाए समांतर माध्य निकालो, तो हमें लघु विधि द्वारा निकालना है। ओके, और वैसे अगर क्वेश्चन में कह दिया गया लघु विधि नहीं भी कहता तो भी हमें क्या है, यही सबसे बेहतर रहती है विधि, तो इससे आप कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो अगर आप पहले से आप तैयार होगा तो आप क्या है आसानी से समझ जाएंगे। नहीं है तैयार, आपसे नहीं बनता है, तो भी आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आपको क्या समांतर माध्य निकालना है लघु विधि से, तो आपको क्या है 6 बॉक्स बना लेना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 बॉक्स बना लीजिएगा, जिसमें दो तो आपको यही कॉपी कर देना, पहले अंक एक साइड लिख देना और आवृत्ति दी तो आवृत्ति लिख देना, तो 2 तो आपके इसी में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 4 आपको क्या खुद कंप्लीट आपको करने पड़ेंगे। ओके, इसके साथ ही आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला अगर याद होगा, फॉर्मूला यहाँ आपको याद करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है लघु विधि में समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है a + सिग्मा fdx अपॉन n i गुणे i। ओके, ए क्या है, तो एक कल्पित माध्य होता है जो मैं मानना पड़ता है, अभी आगे बताऊंगा कैसे आपको मानना है। तो ये हमारा कल्पित माध्य होता है। आई की बात करें तो आई को यहाँ h भी हम लिख सकते हैं, ऐसे आई कह सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस। ओके, जो हमारे ये दिए वर्गांतर, मतलब आपको आई होता है वर्गांतर होता है, वर्ग का अंतर कितना है वो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। ओके, सिग्मा dx हमें निकाल के लिखना है। n ही होता है जो हमें आवृत्ति दी है, उनका टोटल जो होता है उसे n कहते हैं। तो आप चीजें समझ गए हैं। अब हमें दिक्कत क्या हो रही है कि हमें a भी चाहिए, ओके, और सिग्मा fdx, तो ये इनको मैन प्राप्त करना है। n तो हमें डायरेक्ट मिल जाता, i भी हमें मिल जाता है डायरेक्ट देखने में। ये 2 चीज हमको चाहिए। अब इसे कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या है पहले आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माध्य मूल्य निकालना पड़ेगा। माध्य मूल्य यानी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो क्या होता है, कैसे निकालना पड़ता है, जो भी आपको ये वर्ग दिए इनको दोनों का जोड़ना है और 2 का भाग लगा देना है। 10 + 0 हो जाएगा, 10 भागे 2 आपका 5 आएगा। 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 भागे 2 करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 इस पार से। बाकी आपको मतलब 20 का नंबर लिखना है। 10 और 20 के बीच में क्या है, 15 आएगा। 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25 आएगा। 30 और 40 के बीच 35 आएगा। वो भी आप क्या देख कर ही बता सकते हैं, लेकिन कई बार क्या डिफिकल्ट वाले आ जाते हैं, तो आपको क्या दोनों को जोड़ देना है, 2 का भाग लगा देना है, तो माध्य मूल्य आपका निकल आएगा। तो इस पार से निकाल के रख लेना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आपको क्या है एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। एक कल्पित माध्य आपको मानना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, इनका आपको जो बीचों का नंबर होगा वो आपको क्या है कल्पित माध्य होगा। तो देखिए 3 हमने यहाँ से गायब कर दिए, 3 हमने यहाँ से गायब कर दिए, 3 यहाँ से गायब कर दिए, 3 यहाँ से गायब कर दिए, क्या बचा हमारा 35 बचा, यानी 35 हमारा क्या कल्पित माध्य होगा। इनके बीच का जो नंबर होगा वो हमारा कल्पित माध्य होगा। ओके, फिर आपको क्या निकालना है, विचलन निकालना, विचलन dx निकालना है। तो विचलन dx निकालने के लिए आपको क्या है x - a होता है, फॉर्मूला होता है x - a। x यानी जो माध्य मूल्य में से हमें क्या कल्पित माध्य माना है उसे घटाना है। तो हमें यहाँ माना है x - a यानी 5 माइनस हो जाएगा आपका 35। 5 - 35 करेंगे तो -30 आएगा। तो 15 - 35 करेंगे तो -20 आएगा। फिर 25 - 35 करेंगे तो -10 आएगा। 35 - 35 0 करेंगे। 45 - 35 करेंगे तो 10 आएगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। तो विचलन आपको निकालिए। फिर पद विचलन निकालने के लिए करना है, पद विचलन क्यों निकाला जाता है, अगर नहीं भी निकाले तो भी चल जाएगा, लेकिन और आसानी हो में सॉल्यूशन करने में, इसलिए हम पद विचलन भी निकाल लेते हैं। इससे क्या जो बड़े बड़े नंबर होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, इसलिए करते हैं। हमें क्या है पद विचलन निकालना है, जिनको छोटा करना है तो जो उनका वर्गांतर है उसको भाग लगा देना पड़ता है। वर्गांतर क्या है, आई की वैल्यू का है, ये कहा जाए एच की वैल्यू का है, 10 का डिफरेंस है, 10 आपका हो जाएगा। तो 10 का क्या है सब में भाग लगा दी जो आपका आएगा। तो -30 में 10 का भाग लगाएंगे -3, -20 में 10 का भाग लगाएंगे -2, इस प्रकार से आपको लिख लिया। फिर हमें अब निकालना है f dx। तो हमारा dx क्या है, ये है आपका, और f की वैल्यू क्या है, ये है। अब हमें दोनों का गुणा करना है। तो 5 - 3 गुणा करेंगे तो -15 आएगा। 12 दूनी 24, लेकिन माइनस का 24 आएगा। 15 एकम 15, लेकिन -15, इस बार से आपको निकालना है। अब लेकिन फॉर्मूला देखो सिग्मा लगा, सिग्मा f dx, सिग्मा का मतलब हो तो योग चाहिए।
हमें FDX चाहिए लेकिन उसका योग चाहिए, तो उनका आपको जोड़कर लिखना है, तो -34 आएगा। बस फिर आपको क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमने कल्पित माध्य माना था 35 है, ये हमारा निकला -34। n होता है हमारा आवृत्ति का योग तो 70, और कल्पित जो हमारा वर्गांतर होता है वो 10 है, वो सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मध्यिका के गुण। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस टाइप का पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर सेट में कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा। माध्य, मध्यिका, बहुलक, इनके तीनों के आपको क्या दोस्त तैयार कर लेना है, गुण तैयार कर लीजिएगा। किसी सेट में आ जाएगा आपका मध्यिका के गुण लिखिए, किसी सेट में आ जाएगा बहुलक के गुण लिखिए, किसी सेट में माध्य के गुण आएगा, या बहुलक के दोष आ सकते हैं, मध्यिका के दोष आ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से आपको तैयार करना है। माध्य, मध्यिका, बहुलक के गुण, माध्य, मध्यिका, बहुलक के दोष आपको तैयार करके रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी मैं भी क्या है, आपको जब तैयार कर रहा हूँ, कुछ 2 नंबर में कवर करा दिए थे, कुछ 3 नंबर में, कुछ आपको 4 नंबर बता रहा हूँ। मैं हर प्रकार से आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो मध्यिका के गुण आपके दिए, मध्यिका को ज्ञात करना और समझना सरल होता है। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से भी मध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्यिका प्राप्त करते समय यदि कुछ अंशों तक समंक अधूरे रह गए, तब भी इसे हम ज्ञात किया जा सकता है। मध्यिका असाधारण और गति सीमांत पदों पर क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये मध्यिका के गुण। निश्चय संबंध के विभिन्न आपको प्रकार बताने हैं। तो सह संबंध के आपके प्रकार दिए हुए हैं। पहला है दिशा के आधार पर धनात्मक तथा ऋणात्मक सह संबंध। फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट है अनुपात के आधार पर रेखीय अरेखीय सह संबंध। चरों की संख्या के आधार पर सरल, बहुगुणी और आंशिक सह संबंध। ये हैं आपके सह संबंध के विभिन्न प्रकार। तो मैंने आपको कहा है पहले हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। ओके, हेडिंग तैयार होती है, फिर आपको समझ लीजिएगा, तो अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी आपके आने के हाई चांस है। निर्देशांक या सूचकांक के महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता। तो निर्देशांक सूचकांक की बात रहने वाली है। अब इसके महत्व कहा जाए, उपयोगिता कहा जाए, आवश्यकता कहा जाए, क्योंकि तो किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। निर्देशांक के महत्व भी लिखिए, निर्देशांक की उपयोगिता लिखिए, आवश्यकता लिखिए, तो आपको ये बताना है। मैंने तीनों शब्द इसलिए लिख दिए क्योंकि मैं अगर महत्व बता देता हूँ, पेपर में आपकी आवश्यकता आ जाए, उपयोगिता आ जाए, तो विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो आपने बताया नहीं, आप तो महत्व पढ़ाया था, आगे उपयोगिता, तो ये नहीं समझ पाते। बात क्या है, एक ही रहती है। तो महत्व कहा जाए, उपयोगिता कहा जाए, आवश्यकता कहा जाए। तो ये आपके दिए निर्देशांक के महत्व कि जीवन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन निर्देशांकों की सहायता से सामान्य नागरिकों एवं श्रमिकों के जीवन स्तर में हुए परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञात निर्देशांक से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी सहायता से समय समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति में हुए परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है। बाकी आपके दिए पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक सुधार से क्या अभिप्राय है। भारत में आर्थिक सुधार क्यों शुरू हुए, आरंभ किए गए। प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है। तो आर्थिक सुधार का क्या मतलब है। आर्थिक सुधारों से अभिप्राय वर्तमान आर्थिक नीतियों एवं व्यवस्था में सुधार लाना है, उनमें आवश्यक परिवर्तन करना है, जिससे अर्थव्यवस्था के निर्धारित लक्ष्यों को क्या सरलता से प्राप्त किया जा सके। यानी आर्थिक सुधार का मतलब होता है आर्थिक जो नीतियां हैं, व्यवस्था है, उसमें सुधार लाना। आर्थिक सुधार यानी वर्तमान की जो आर्थिक नीतियों व्यवस्था है उसमें सुधार लाकर जो हमारा लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य है, उसे आसानी से प्राप्त करना ही आर्थिक सुधार है। आवश्यकता शुरुआत निरंतर बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ते हुए बजटी घाटे, घटती हुई विनिमय दर, बढ़ते हुए व्यापार घाटे, भुगतान संकट, देश के ऋण जाल में फंसना आदि कुछ ऐसे कारण हैं थे जिनके कारण भारत में आर्थिक सुधार के आरंभ हुए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट उदारीकरण और निजीकरण में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। देख लेते उदारीकरण निजीकरण में अंतर। उदारीकरण का अर्थ है प्रतिबंध से मुक्त, आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होना। उदारीकरण से लगने से क्या है, जो व्यापार होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, विदेशी कंपनियां क्या है भारत में आती हैं। उदारीकरण का मतलब होता है छूट देना। ओके, व्यापार में छूट देना, जैसे लाइसेंस नहीं है तो काम चल जाएगा, जरूरत नहीं है लाइसेंस की, ऐसी काम धंधा करो, तो ये है उदारीकरण। ओके, तो उदारीकरण का अर्थ होता है प्रतिबंधों से मुक्ति, आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप ना हो, सरकार का हस्तक्षेप कम हो, ना हो बिल्कुल भी ना हो या थोड़ा कम हो, वो आपको उदारीकरण। निजीकरण का अर्थ होता है संपत्ति व व्यापार के स्वामित्व की स्वतंत्रता है। उदारीकरण व्यापार के नियमों, कार्यवाहियों और दिशा निर्देशों से मुक्त करता है। निजीकरण व्यापार के व्यक्तिगत नियंत्रण और प्रशासन को प्रोत्साहित करता है। उदारीकरण व्यापार की संभावना को विकसित करता है, जबकि निजीकरण केवल कुछ ही हाथों में सिमटकर व्यापार पर नियंत्रण करता है। उदारीकरण उदारीवादी सिद्धांत का पालन करता है, जबकि निजीकरण निजी सिद्धांत का क्या पालन करता है। तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जैविक खेती, जैविक कृषि के कोई 4 लाभ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो जैविक खेती के क्या लाभ होते हैं। तो जैविक खेती के अंतर्गत हरी खाद को अपनाकर भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि, भूमि के पोषक तत्वों में क्या वृद्धि होती है, भूमि सुधार होता है, उत्पादन एवं उत्पादकता में क्या वृद्धि की संभावना होती है। जैविक खेती में हम क्या है
गोबर खाद का उपयोग करते हैं, जिससे जो उसकी क्षमता है वो उर्वरक क्षमता वो क्या बनी रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है। और यदि उसकी बजाय हम क्या जैविक खाद का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि गोबर खाद का उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर यूरिया का उपयोग करते हैं, तो जो हमारी जो उर्वरक क्षमता है धरती की वो क्या है घटती जाती है, जबकि जैविक खाद का उपयोग करने से क्या उर्वरकता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, इसी बार से पॉइंट आपके दिए हुए हैं। तो पशुओं को विष रहित स्वास्थ्य चारा एवं मनुष्यों को लिए विष रहित खाद्यों का उत्पादन करते हैं। विष रहित क्यों कहा जा रहा है यहाँ, क्योंकि जब जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो उसमें केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे, तो हमें जो भी खाद्य पदार्थ होगा या जो भी इससे चारा मिलेगा, पशुओं को चारा चाहिए, मनुष्य को खाद्य पदार्थ खाद्य चाहिए, ओके खाद्यान्न मिलेगा, तो वो क्या होगा हम विष रहित होगा, क्योंकि हमने उसके कुछ भी रसायन का प्रयोग किया ही नहीं है। और इसके साथ ही जैविक खेती को अपनाकर पर्यावरण प्रदूषण, जल एवं मृदा संरक्षण, नमी का ह्रास, मृदा संरचना की क्षतिग्रस्तता, कृषि लागत में बढ़ोतरी को कम किया जा सकता है। जी आपका हो सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा, जैविक खाद किसानों स्वयं अपने घर, खलिहान और खेत को भी क्या तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी देश में मानवीय पूंजी का निर्माण के स्रोत प्रमुख स्रोत बताना है। तो मानवीय पूंजी का निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट तैयार करके रखिएगा। शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, कार्य पर प्रशिक्षण और प्रवसन पर व्यय। इन पॉइंटों के माध्यम से क्या है ये मानव पूंजी के स्रोत आपको बताया जाना है। थोड़ा आपको क्या है पॉइंट तो पहले आपको याद कर लेना, बाकी आपको चीज़ों को समझना है, फिर अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समांतर माध्य के दोष लिखिए। समांतर माध्य के दोष लिखिए। बता चुका हूँ माध्य मध्य का बहुलक में आपको क्या है गुण माध्य मध्य बहुलक के दोष तैयार कर लीजिएगा। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन, अब कोई किसी के में आएगा समांतर माध्य के दोष, किसी में बहुलक के दोष आएगा, तो किसी में मध्य के गुण आएगा, मतलब किसी भी टाइप से आ सकता है। हर सेट में इसी टाइप से हमेशा पिछली साल भी हुआ, तो उससे पिछली साल भी यही हुआ था। मैं हर विद्यार्थी को बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर आएगा। तो समांतर माध्य के दोष आपको बताना, तो ये दोष दिए हैं कि इनका मान केवल निरीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसके प्रत्येक मूल्य को समान महत्व दिया जाता है, जिससे परिणाम क्या भ्रमात्मक हो सकते हैं। और कभी कभी माध्य मूल्य का वह मूल्य होता है जो मूल्यों में अस्तित्व नहीं रखता है, और समांतर माध्य दर, प्रतिशत, अनुपात इत्यादि का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यह है समांतर माध्य के दोष। चारों पॉइंट आपको तैयार करके रखिएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारा है, निम्न समंकों के समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये आपका समंक दिए हुए हैं, इनका मैं समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये तो आपका बिल्कुल सिंपल रहने वाला। कैसे सिंपल रहने वाला है देख लीजिए। ये हमको दिया हुआ है तालिका, आपको क्या चार यहाँ दो तालिका थी, चार तालिका आपको बनाना है। दो तालिका आगे की दो तालिका में तो यही होगा जो आपको दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से हमें सबसे पहले मध्य मूल निकालना पड़ेगा। मध्य मूल कैसे निकालते हैं, जो मतलब मध्य मूल यानी दोनों का आपको जीना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग करेंगे, दो का भाग लगाएंगे, हमारा आ जाएगा मध्य बिंदु। बाकी ये छोटे छोटे वाले हैं तो देख के ही बता सकते हैं। 0 और 10 के बीच 5 आएगा, 10 और 20 के बीच 15 आएगा, 20 और 30 के बीच 25, 30 और 40 के बीच 35 आएगा। तो ये देख के ही बता सकते हैं। बाकी जब कोई बड़ा नंबर आ जाते हैं हम नहीं समझ पाते, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दो का भाग लगा देना है। तो हमने क्या मध्य मूल निकाल लिए, और बस अब हमें क्या निकालना, एफ निकालना है। जो दुकानों की संख्या दी है हमारी क्या है, बारंबारता दी हुई है। ओके, एफ दिया हुआ है, अब हमें एफ निकालना है तो गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 18 15 270 इस बार से। फिर हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। ओके, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ एक्स से जो भी निकले सबको जोड़ कर देना है, तो हमारा 28 आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ओके, और फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स हमारे है 2800, और एन क्या होता है, एन होता है जो आपकी बारंबारता दिया हुआ है, इनको जोड़ देना है आपका। ओके, एफ को है टोटल आपका होता है एन, कैपिटल एन, तो ये आपका 100 आएगा, भाग लगाएंगे आप, आपका 28 आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके इस प्रकार से आपको है समांतर माध्य आपको निकालना है। तो ये आपके एक बार से डायरेक्टिव मेथड थी, डायरेक्टिव मेथड थी। इस बार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न समंकों के से साधारण सामूहिक विधि से सूचकांकों की आपको गणना करनी है। सिंपल रहता है, अगर आपको इस बार से क्वेश्चन आता है सूचकांक की गणना करो तो कैसे करना है, सामूहिक विधि से। सामूहिक विधि में आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह की आपको जो तालिका दी हुई है इस टाइप से दी है, इनको ये लेटे हुए इनको क्या खड़ा कर देना है। ये लेटे हुए हैं, ओके, ये लेटा हुआ है पूरा, इसको क्या खड़ा करके हमने बना दिया है। तो वही पूरा सेम बनाया गया, कुछ नहीं किया गया है। बस पहले वाले को जो किया गया P0 बोल दिया गया, दूसरे वाले को P1 लिख दिया गया, बाकी सब सेम है। पहले वाले का हमें योग निकालना है, तो पहले वाले का योग आ गया सिग्मा P0। ओके, और दूसरे वाला का योग निकालेंगे, सिग्मा हमारा होगा P1 ऐसे दिए तो P1 हो जाएगा। बस ये दोनों का हमारा योग मिल गया। फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है आपका कि आपको क्या सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 ये फॉर्मूला होता है। तो इसका इसमें भाग लगा देंगे और गुणा आपको क्या 100 करना पड़ता है, तो आपका आंसर निकल आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, बाकी कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना है और फिर एक का दूसरे में भाग लगा देना, गुणा 100 कर देना, आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्न समंकों का सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो सहसंबंध गुणांक किस तरीके से निकालना पड़ता है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेन तो आप ये देखिए,
काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ये फॉर्मूला देखिए आप कितना लंबा चौड़ा आपको है, मतलब डिफिकल्ट, देखने ही में डिफिकल्ट लग रहा है। और बस आपको क्या फॉर्मूला याद है तो सबकी अलग अलग वैल्यू निकालिए, फिर पुट करिए, आपका आएगा। अभी मतलब थोड़ा आप डायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे कि आप तुरंत सीख लेंगे, थोड़ा आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। बाकियों की अपेक्षा ये थोड़ा डिफिकल्ट आपका रहने वाला है। जैसे मैंने समांतर माध्य आपको बताया, प्रत्यक्ष विधि बताई, लघु विधि बताई, अभी आपका सूचकांक की गणना की विधि बताई, तो ये थोड़ा सिंपल, आप एक ही बार पढ़ेंगे तो भी आपको बन जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा, एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा अगर आप सीखना चाहते हो। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। यानी जो सेवा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है। तो सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र उदारीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ एक कदम नवीन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अनेक व्यापारियों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जैसे कोरियर सर्विस। सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं कि संचार और यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, बैंकिंग की आधुनिक सुविधाएं, सरकार की उदारीकरण नीति, वैश्वीकरण के फलस्वरूप सेवाओं का बाह्य प्रवणन, निजीकरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश। तो ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी कारक हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण के मुख्य उद्देश्य लिखिए। निजीकरण के आपको उद्देश्य बताने, 4 आपको उद्देश्य दिए हुए हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना। निजीकरण के उद्देश्य, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाना तथा भागीदारी प्रदान करना, प्रतियोगिता में वृद्धि करना, जिससे जनता को कम लागत पर अच्छी तकनीकी उत्पादित माल का उपलब्ध कराया जा सके, तथा प्रबंधन की योग्यता व दक्षता में वृद्धि करना। ये सब क्रम से दिए। निजीकरण के उद्देश्य इंपॉर्टेंट रहने वाला, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखना है आपको तनवा परियोजना और ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो तनवा परियोजना के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये दिया हुआ है आपका, कम इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार पढ़ बस लीजिएगा, समझ में आएगा तनवा परियोजना क्या है और ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये आपका दिया हुआ है, डेयरी विकास कार्यक्रम का है आपका ऑपरेशन फ्लड, और ये किसने चलाया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और जिन्हें क्या है, जो श्वेत क्रांति के जनक है जो। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक बार पढ़ बस लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आता है तो फिर आपसे जरूर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं लिखिए। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं, अभी हमने स्रोत देखे तो स्रोत भी आपको पढ़ के रखना है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। अब मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं कौन कौन सी हैं, क्रम से आपकी दी हुई है, कि जैसे जनसंख्या की वृद्धि एवं मानव पूंजी की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अर्थात ब्रेन ड्रोन की समस्या, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विषमताओं का होना और कृषि का पिछड़ापन होना, ये आपकी मानव पूंजी निर्माण की समस्या है। इन पॉइंटों को आप तैयार कर लीजिएगा, फिर उसके आपको बारे में 2 लाइन दी हुई है, उनको एक बार समझ लीजिएगा, तो फिर अपने हिसाब से लिख पाएंगे। मैंने आपको हेडिंग तो आपको तैयार होनी ही चाहिए, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण बता दी है। ये पार्ट 1 था, अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते तो मैं आपको क्या है नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगा। और जब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ओके, तो डायरेक्ट आप रट नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, हेडिंग तैयार करिएगा, तो समझ लेते हैं तो फिर अपने हिसाब से भी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो समझने का आपको ज़्यादा यहाँ प्रयास करिएगा, बाकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते तो आप आसानी से रट लेना। बाकी दोस्तों आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास 11 इकोनॉमिक्स का कोर्स ले लीजिएगा ऐप से। ओके, तो वहां से दोस्तों आप अगर कोर्स ले लेते हैं तो कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, और इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।